जय हिंद दोस्तों। आज हम 13 नवंबर 2024 विजन एस न्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे। 12th नंबर को जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे उसके आंसर्स हैं ए बी सी और ये आपके आज के क्वेश्चन होंगे प्रीलिम्स बेस्ड एज वेल एज मेंस बेस्ड। ये जो मेंस का वाला क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये कोई पीवाईक्यू नहीं है, ठीक है। बाकी ये जो प्रीलिम्स वाले वो सारे के सारे पीवाईक्यू है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और अपने आंसर्स और डाउट आप टेलीग्राम के चैट ग्रुप में भेज सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नीचे की न्यूज देख लेते हैं। रशिया, ये देख लीजिए। रिसेंटली रशिया के जो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है वो इंडिया के विजिट किए थे, इसलिए न्यूज में है। और उन्होंने अटेंड किया था इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजी और कल्चरल कॉपरेशन, ठीक है। अभी रशिया आपको पता है सबसे बड़ी कंट्री है। चीज क्या क्या हमें भाई रशिया के लिए याद रखनी है। देखो रशिया जितनी बड़ी है ना उतनी ही उसकी बॉर्डर बड़ी है दूसरे सीज एज वेल एज ओशंस के साथ, तो हम वही सबसे पहले कवर करेंगे। देख लीजिए एक और चीज ना मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो हल्का सा रीजन है ना, एक सेकंड, ये वाला, ये भी रशिया ही है। इसका नाम है कालिनिनग्रैड। ओके, तो भाई हमें याद क्या रखना है कि मेनलैंड रशिया से उसका एक रीजन थोड़ा सा अलग पड़ता है, उसका नाम है कालिनिनग्रैड। ओके, अभी रशिया भाई किस किस सीज के साथ बॉर्डर बनाता है वो हम देख लेते हैं। तो देखो ये दो बड़े तो आपको पता ही है, एक ब्लैक सी और एक कास्पियन सी। ऊपर यहाँ पे जो कालिनिनग्राड है वो भी रशिया है, तो वो बाल्टिक सी के साथ बॉर्डर बनाता है। और उसके जो आर्कटिक ओशन की बात देख तो यहाँ पे बहुत सारे सी आते हैं। उसको आपको याद कैसे रखना है, एकदम इजी है, BKL SB। BKL आपको पता ही है और SB आपको ऐड कर देना है, BKL SB। ये उसके सारे के सारे आर्कटिक ओशन के सी हो जाएंगे। BKL SB का भाई मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो नीचे है। तो भाई बी, पहला जो बी है हमारा वो है बेरेंट, फिर के फॉर कारा, एल फॉर लेप्टव और एस फॉर साइबेरियन। और जो आखिरी बी हमारा आता है वो है बेरिंग सी। तो ध्यान का रखना है जो पहला बी है वो है बेरेंट सी और जो आखिरी बी है वो है बेरिंग सी। इसीलिए जो बेरिंग सी है ना वहां पे स्ट्रेट बनता है, उस स्ट्रेट का नाम है बेरिंग स्ट्रेट। किन दोनों के बीच में बनता है, तो देखो ये जो स्ट्रेट है ना, सॉरी, ये जो स्ट्रेट है ये है अपना बेरिंग स्ट्रेट, रशिया और यूएसए के बीच में बनता है। ओके, क्या है भाई, बेरेंट, कारा, लेप्टेव और साइबेरियन और बेरिंग, बाकी आपको पता है। और नीचे हम जाएंगे रशिया के ही, तो यहाँ पे हमें मिलेगा सी ऑफ ओखोत्स, सी ऑफ ओखोत्स। फिर यहाँ पे ये जो बीच वाला ये है सी ऑफ जापान और उसके नीचे है येलो। पर येलो सी से रशिया की कोई भी बॉर्डर नहीं बनती है, ठीक है। डन है इतना। यहाँ पे BKL SB आएगा और नीचे यहाँ पे ब्लैक सी, कास्पियन सी, बाल्टिक सी, सी ऑफ ओखोत्स, सी ऑफ जापान और बेरिंग सी। अभी आप मुझे ना ये बता दीजिए, हमने डिस्कस किया हुआ है ये जो जापान और रशिया के बीच में जो आइलैंड की पूरी चेन है, ये आइलैंड का नाम क्या है और ये क्यों डिस्प्यूटेड है। ये ना चलो बता ही दिया, ये डिस्प्यूटेड है जापान और रशिया के बीच में, पर ये आइलैंड का नाम क्या है वो आप मुझे बता दीजिए, ठीक है। हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। ओके भाई, सी तो हो गया रशिया के। दूसरी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो भाई लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है। और यहाँ पे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी मिलती है पूरे वर्ल्ड की, लेक बैकाल। ओके, और दो भाई बड़ी रिवर्स भी है यहाँ पे, नीपर और वोल्गा। और माउंटेन रेंज भी आती है, यूराल माउंटेन रेंज और एल्ब्रस माउंटेन रेंज। सॉरी, माउंटेन रेंज नहीं पर माउंटेन पड़ता है, ठीक है। यूराल तो रेंज है पर एल्बर्ट सिर्फ माउंटेन है। ओके चलिए अभी हम ऊपर देखते हैं। रिसेंटली हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है, रक्षा मंत्री, उन्होंने बोला है कि इंडिया को जरूरत है एडेप्टिव डिफेंस की। अभी एडेप्टिव डिफेंस क्या होता है, डिफेंस है तो आप समझते हैं अपनी रक्षा करना, राइट। ये एडेप्टिव डिफेंस क्या है, तो हम जो रक्षा करने के लिए अपनी अप्रोच रखते हैं वो एडेप्टिव हो, हम कंटिन्यूसली इवॉल्व करते हो जिसके अंदर, वो हो जाएगी एडेप्टिव डिफेंस स्ट्रेटेजी। मतलब कि इन इंग्लिश, स्ट्रेटेजिक अप्रोच वेर ए नेशंस मिलिट्री एंड डिफेंस मैकेनिज्म कंटिन्यूसली इवॉल्व टू काउंटर इमर्जिंग थ्रेट्स इफेक्टिवली। इसके प्रिंसिपल्स क्या क्या होंगे, तो प्रोएक्टिव माइंडसेट आपको रखना है कि आप एंटिसिपेट कर पाओ, एडेप्ट कर पाओ, इनोवेट कर पाओ और थ्राइव कर पाओ टू अनप्रेडिक्टेबल सर्कमस्टेंसेस। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो हमें फायदा क्या होगा, तो जो भी भाई हमारे ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं उनमें तो हमें फायदा ही है, जैसे कि हमारा रेगुलेशन हो रहा है और दूसरा ड्रग ट्रैफिकिंग है, मिनेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, जो वॉरफेयर चल रहा है, साइबर वॉरफेयर हमारा चलता रहता है, चलता तो नहीं रहता है वैसे पर इनडायरेक्टली बैक एंड पे ये हमेशा कंटिन्यूअस रहता है। इसीलिए इंडिया में हमने कल ही देखा था ना कि कितने सारे अटैक हो गए हैं, साइबर अटैक। फ्यूचर क्या क्या है भाई इसका, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज,
ड्राइवर्स ऑफ फ्यूचर वॉरफेयर, तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो सकता है जो ही रहा है, जैसे कि साइबर वॉरफेयर। फिर लॉज, लीथल ऑटोनोमस वेपन सिस्टम, कि यहाँ पे कोई ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं है बट अपने आप वो चल रहा है, ऑटोनोमस है, जैसे कि ड्रोन चल रहे हैं इस वक्त पे। फिर लेजर और इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक रेल गन्स, कि भाई सोचिए स्पेस में ही जो आपकी सैटेलाइट चल रही है उसके ऊपर लेजर छूट जाती है, आपकी सैटेलाइट पूरी की पूरी तबाह होगी, तो आप कैसे लड़ोगे। और फिर सिंथेटिक बायोलॉजी, जैसे कि भाई जीन एडिटिंग, साइबर बायो क्राइम, बायो मालवेयर, बायो हैकिंग। इन शॉर्ट ये क्या है, बायो जहाँ पे भी लिंक हो रहा है ना, उसको आप ह्यूमन बॉडी से कनेक्ट कीजिए। और बाकी आपको पता है मालवेयर क्या होता है, कि कोई चोरी छुपे बॉडी में कुछ घुसा देना, जैसे कोई वायरस घुसा दिया या फिर कोई डीएनए में छेड़छाड़ कर दी, वैसे ही सब कुछ। ठीक है, ये भी है ना अपना, ये जो कोविड-19 आया था उसमें चाइना के ऊपर आरोप लगता ही है कि चाइना ने कोविड-19 का वायरस बनाया था अपनी लैब में वुहान की, पर वो खुद कंट्रोल नहीं पाया और इतना सारा फैल गया। हो सकता था कि वो एक बायो वेपन हो, बट फाइन, अभी जो भी हो, बट ऐसा होता है, ये थ्रेट्स हैं हमारे पास। दूसरी हमारी न्यूज़ है, यहाँ पे रिसेंटली जो बाकू में समिट चल रही है COP29, वहाँ पे हमने इंटरनेशनल कार्बन मार्केट के स्टैंडर्ड्स एग्रीड किए हैं कि भाई हाँ ये स्टैंडर्ड्स हमारे रहेंगे, ठीक है। और इसके थ्रू हम ना कंक्लूजन पे आ गए हैं। आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट क्या बात करता है, ये भी बात करता है कि अगर कंट्री को अपने टारगेट मीट करनी है, जो नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है उसको मीट करना है, तो उधर ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट हो सकता है। अभी ये कार्बन क्रेडिट है क्या, किसके क्रेडिट की हम बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, समझ लीजिए कि मुझे मैं ना दो यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ, एक ले लेता हूँ ए और दूसरा बी पर्सन है, ठीक है। अभी ए कंट्री जो है उसको अपने एनवायरमेंट से 10 यूनिट कार्बन रिमूव करना था, और अभी के लिए उसका इमिशन कितना है, तो 100 उसका इमिशन है, 100 यूनिट इमिशन है, और 10 यूनिट उसको कम करना था। ओके, ये उसका टारगेट था। और बी कंट्री का हम देखें तो उसका भाई 50 इमिशन था और उसको भी अपना 5 कम करना था, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। जबकि इन रियलिटी होता क्या है कि एक कंट्री देखती है तो भाई कि हमारा तो अभी 100 से बढ़कर 110 हो गया है, कम तो करने की दूर बात रही, हमने और बढ़ा दिया है। जबकि बी कंट्री देखती है कि हमारा 50 था और हमने घटाकर अब इसको 30 कर लिया है। अभी देखो टारगेट क्या था बी का टारगेट तो यही था ना, 5 कम करके 45 तक पहुंचना, पर उसने 30 तक पहुंचा दिया। तो जो एक्स्ट्रा उन्होंने 15 किए अपने, मतलब 35 तक वो पहुंच गए ना, तो उसके पास 10 पॉइंट तो एक्स्ट्रा बन गए, क्योंकि 5 ही उन्हें कम करना था, 10 एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं उसके पास। तो अभी वो इनका क्या करेंगे कि वो बोलेंगे कि भाई किसी कंट्री को अगर कोई कम नहीं कर पा रहा है अपने 10 पॉइंट, तो वो हमसे अपने 10 पॉइंट उधार खरीद ले, मतलब उधार क्या, वो हमसे खरीद ले। तो अभी सेम हो गया ना सिनारियो, कि ए कंट्री को 10 ज्यादा इमिशन हो गया है और बी ने तो अपना 10 कम किया है, तो वो बी से खरीद सकता है। एक और इजी एग्जांपल हम लेते हैं, तो समझ लीजिए कि ए और बी कंट्री, ए कंट्री के 10 यूनिट कार्बन इमिशन उसको चाहिए था, उसका बहुत ज्यादा है, उसको चाहिए था कि 10 में कम कर दूं, पर वो कुछ काम कर नहीं रहा है। जी की बी कंट्री कार्बन लगातार एनवायरमेंट में सिक्वेस्टर करते जा रहे हैं, स्टोर करते जा रहे हैं, उसके पास 100 कार्बन सिक्वेस्टर पड़े हुए, मतलब कि उसने एनवायरमेंट से 100 यूनिट ऑफ कार्बन एब्जॉर्ब कर लिए हैं, रिमूव कर दिए हैं। तो ए कंट्री अगर चाहे ना तो बी से उधार ले सकती है कि यार आपने तो एनवायरमेंट में बहुत अच्छा काम किया है, आप अपने 100 यूनिट जो आपने कम किए ना उसमें से 10 हमें दे दीजिए कार्बन, ठीक है, कार्बन जो कम किए उसमें से। तो भी बोलेगी हाँ ठीक है दे देते, कि भाई तू 100 रुपए दे दे और जो मेरा कार्बन है वो तेरा कम है, ऐसा हम मान लेंगे। क्योंकि इन शॉर्ट तो पूरी दुनिया ही है ना, अगर ये बी कम कर रहा है तो बी भी दुनिया से ही कम कर रहा है, और ए भी कम कर रहा है तो दुनिया से ही कम कर रहा है। तो वो ऐसा मान लेंगे कि ये भाई बी ने कम नहीं किया था, ये ए ने कम किया था। इट इज जस्ट लाइक कि सफाई मैं कर रहा हूँ और दूसरा बोल दे कि यार सफाई में नाम मेरा लिख दे, ये ले 10 रुपए, ठीक है। यहाँ पे बट वो काम चल रहा है कार्बन क्रेडिट में, कि एक कंट्री दूसरे कंट्री को अपना क्रेडिट दे देगी कि हाँ ठीक है मैंने जो भी कम किया है वो आपके नाम का, बट इसके बदले क्या होगा, पैसा ट्रांसफर होगा डेफिनेटली। इसी चीज को बोलते हैं हम कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म या फिर कार्बन क्रेडिट ट्रांसफर। अभी देखो इसके अंदर ना दो चीज हम बात करते हैं, एक होता है आर्टिकल, ये जो पेरिस एग्रीमेंट है हमारा, उसमें दो आर्टिकल है, 6 और 6.4, 6.2, 6.4। 6.2 में हम बोलते हैं कोई मल्टीलेटरल या बायलेटरल एग्रीमेंट साइन हुआ है, वैसे कार्बन क्रेडिट जो है, मतलब कि समझ लीजिए इंडिया पाकिस्तान के बीच में साइन हुआ है कार्बन क्रेडिट का मैकेनिज्म, उसको हम बोलेंगे इंटरनेशनली ट्रांसफर्ड मिटिगेशन आउटकम, ITMOs।
और जो 6.4 के अंदर साइन हो रहा है ये ग्लोबल है, जिसको यूएन की कोई एंटिटी होती है वो ओवरसीज भी करती है। इसको हम बोलेंगे आर्टिकल 6.4 ER। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। मेन तो मैकेनिज्म था वो आप समझ गए। यही होती है कार्बन ट्रेडिंग या फिर कार्बन मार्केट एटसेट्रा। सिग्निफिकेंस क्या होगा, तो जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है उसको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है, और दूसरे को जिसको कार्बन हटाना है उसको इसमें भी फायदा मिल सकता है। कार्बन मार्केट या फिर कार्बन इंस्ट्रूमेंट भाई क्या होता है, तो ये गवर्नमेंट और नॉन स्टेट एक्टर्स के बीच में साइन हो सकता है ड्यू ट्रेड ग्रीन हाउस गैस क्रेडिट। यस, अभी समझ लीजिए मैं भी बहुत बड़ी मात्रा में अगर रिमूव कर रहा हूँ ना तो मेरे साथ भी साइन हो सकता है। इसके अंदर दो चीज होती है, या तो ये वॉलंटरी हो सकता है, मतलब मैं खुद से कर रहा हूँ, या फिर ये कॉम्प्लायंस भी हो सकता है कि गवर्नमेंट ने मैंडेटरी आपके ऊपर ये बोला है कि आपको करना है। इंडिया के अंदर ये दोनों काम करते हैं, कॉम्प्लायंस और वॉलंटरी दोनों है। ओके भाई, नेक्स्ट न्यूज है, आरबीआई ने बोला है, आरबीआई और सेबी ने इशू किया फ्रेमवर्क फॉर रिक्लासिफिकेशन ऑफ एफपीआई टू एफडीआई। अभी दोनों का मतलब क्या होता है, सबसे पहले यही समझना पड़ेगा मैं। तो देखो, दो टाइप की कंपनी होती है, ठीक है। एक होती है लिस्टेड कंपनी जो कि शेयर मार्केट में लिस्टेड है, और दूसरी होती है अनलिस्टेड कंपनी। लिस्टेड का होना मतलब क्या है कि शेयर मार्केट में होना या फिर न होना। तो भाई अनलिस्टेड कंपनी में कोई भी पैसा जा रहा है, कोई भी पैसा जा रहा है, कितना भी जा रहा है, तो वो एफडीआई होगा। अभी ये जा रहा है का मतलब क्या है कि कोई फॉरेन से पैसा आ रहा है। एफडीआई का मतलब ही क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एफडीआई का मतलब क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। देखो यहाँ पे मैंने ठीक से लिख दिया कि कोई भी लिस्टेड कंपनी है उधर फॉरेन से पैसा आ रहा है, सॉरी अनलिस्टेड कंपनी है उधर फॉरेन से कोई भी पैसा आ रहा है, कितना भी आ रहा है, तो वो एफडीआई ही कहलाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि समझ लीजिए कल मैंने कंपनी शुरू कर दी और मेरी कंपनी अभी तक शेयर मार्केट में लिस्ट हुई नहीं है, तो मेरे में अंदर कोई भी पैसा बाहर से आता है, फॉरेन से आता है, तो वो जो भी पैसा होगा ना वो एफडीआई कहलाया जाएगा। अभी देखो एफडीआई आता है ना तो ऐसे ही नहीं आता है, एफडीआई कायदे से उसमें स्टेक लेता है। मतलब कि समझ लीजिए कि मेरी कंपनी की वैल्यू 100 रुपए है और एफडीआई आ रहा है 20 रुपए, तो अभी जो 20% जितना हो गया ना वो अभी उसकी शेयर होल्डिंग हो जाएगी, उसकी ओनरशिप हो जाएगी, अगर उसे लेना है तो। ठीक है, तो ये जो एफडीआई होती है ना वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती है, वो क्योंकि वो डायरेक्ट कंपनी में बहुत बड़ी मात्रा में इन्वेस्ट करती है और लॉन्ग टेन्यूर के लिए इन्वेस्ट करती है। अब इसकी ना दूसरी कंडीशन भी है एफडीआई की, कोई भी एफपीआई मतलब कि कोई भी लिस्टेड कंपनी में भी 10% से ज्यादा अगर मैं इन्वेस्ट आ जाता है तो वो अगेन एफडीआई हो जाएगा। मतलब कि समझ लीजिए कि कोई लिस्टेड कंपनी है एबीसी करके, उस कंपनी की वैल्यू है 100 रुपए, 100 रुपए का 10% कितना होता है, 10 रुपए, राइट। तो अभी 10 रुपए से ज्यादा अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट आ जाता है तो वो एफडीआई ही हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मतलब कि एफपीआई अगर 10% से ज्यादा है कंपनी की वैल्यू से, कंपनी के कैपिटल से, तो वो एफडीआई ही कहलाएगा। ओके, ये अभी के लिए हमारा कंडीशन है। और एफपीआई क्या होता है, तो भाई लिस्टेड कंपनी के अंदर हो वही एफपीआई है, और वो 10% से कम रहता है, और वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही रहता है। इसीलिए ना अगर समझ लिए कि शेयर मार्केट में कुछ हमारा उतर चढ़ाव हो रहा है, तो जो भी एफआईआई होंगे, ये एफपीआई को एफआईआई भी बोलते हैं, ठीक है, वो तुरंत अपना पैसा निकाल लेंगे और चले जाएंगे कहीं यूएस से, चाइना, किधर भी उन्हें जाना हो। जबकि एफडीआई ना इतनी जल्दी निकलते नहीं है क्योंकि वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए है। डन है, एफडीआई लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए है, अनलिस्टेड कंपनी में है, और अगर वो 10% से ज्यादा है तो भी वो एफडीआई है। ठीक है, एफपीआई 10% से ज्यादा है तो एफडीआई है। उसका मतलब क्या कहलाया जाएगा, एफपीआई विथ सर्टेन कंडीशन, कि कुछ उसमें सर्टेन कंडीशंस लगा दो तो वो एफडीआई हो जाता है। तो हाँ भाई हो जाता है। यही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ था, कोई ट्रिक नहीं थी, सिर्फ आपको इतना पता है कि एफपीआई 10% से ज्यादा हो तो एफडीआई है, तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे कि पीवाईक्यू 2021 कौन से जो इंस्ट्रूमेंट है वो एफडीआई होते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि एफआईआई विथ सर्टेन कंडीशन, यस होता है ना विथ सर्टेन कंडीशन, कौन सी कंडीशन, 10% वाली कंडीशन। फिर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, यस ये भी होता है कि ये क्या होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, कि समझ लीजिए आप एक इंडियन कंपनी है और आपको पैसा उठाना है फॉरेन की मार्केट से, यूएस की मार्केट से। ये ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट मेनली यूएस में होती है। आपको यूएस से पैसा उठाना है, अपना इन्वेस्टमेंट उठाना है,
तो आप क्या करोगे कि आप डायरेक्टली तो यूएस के स्टॉक मार्केट में जा नहीं सकते हो, तो आप यूएस की कोई बैंक के साथ एग्रीमेंट कर लोगे कि एक काम कर भाई कि मैं आपको अपने शेयर दे रहा हूँ और मेरे बिहाफ पे आप शेयर को इशू कर दीजिए, आप इन्वेस्टमेंट लेके आइए। और फिर आएगा ना वो बैंक लेके आएगी, तो उसी को बोलेंगे, वो जो बैंक होगी वो जीडीआर इशू करेगी, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, और आपको पैसा मिल जाएगा, दैट्स इट। एग्जांपल यहाँ पे नीचे डाल देता हूँ कि कोई कंपनी है, इंडिया बेस्ड कंपनी है, उसको पैसा चाहिए, तो वो क्या करेगी, कोई यूएस की बैंक के पास चली जाएगी और यूएस की बैंक इनके बिहाफ पे पैसा रेज करेगी। और रेज कैसे करेगी, उनके बदले कुछ देना पड़ेगा ना, कागजात। वो कागजात कौन सा होगा, जीडीआर होगा, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। और फिर जैसे ही इनको पैसा मिलेगा बैंक को, बैंक दे देगी इंडिया को, दैट्स इट। यही होता है जीडीआर। फिर क्या था भाई, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। यहाँ पे तो आपको दिख ही रहा है, ये बॉन्ड है और फॉरेन करेंसी के बॉन्ड है। अगर मेरे यहाँ पे कोई ये बॉन्ड दे देता है मुझे, तो वो एफडीआई ही तो हो गया। इसीलिए तीनों के तीनों आंसर सही होते हैं, ठीक है। ये नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट, मतलब पैसा बाहर पड़ा हुआ है नॉन रेसिडेंट का, क्या ही मतलब है, नहीं बनता है वो एफडीआई। ओके चलिए अभी आगे देखते हैं। ये आपको मैंने क्लासिफिकेशन बता दिया और हमने एक पीवाईक्यू भी सॉल्व कर लिया। हाँ यहाँ पे थे। तो अभी जो ये एफडीआई और एफपीआई के क्राइटेरियाज है ना, एफपीआई मैंने जैसे आपको बताया ना कि 10% से ज्यादा बढ़ जाए तो एफडीआई कहलाया जाता है। यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि भाई कुछ के क्राइटेरियाज को कुछ कुछ चेंज किया है। क्या चेंज किया है उन्होंने भाई, सबसे पहले तो बोला ये जो 10% वाली कैप है ना, अगर वो एक्सीड करती है, मतलब 10 से ज्यादा अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो दो चॉइसेस आपको दी जा रही है कि आप तो ये डाइवेस्टिंग कर सकते हो। इन्वेस्टिंग का उल्टा है डाइवेस्टिंग, कि जो बेच दो, मतलब अपने पास जो पड़ा है उसको बेच देना, या फिर आप सरप्लस शेयर जो भी है उनको एफडीआई में अपना ट्रांसफर कर लो, मतलब एफडीआई बना दो, दैट्स इट। ये प्रीवियसली था। अभी अभी हमारा क्या चल रहा है, न्यू न्यू गाइडलाइंस क्या दी गई है। सबसे पहले तो आप जो भी अपने फंड इन्वेस्ट कर रहे हो वो परमिटेड नहीं होंगे, मतलब एफडीआई में ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे इन चीट फंड और गैम्बलिंग ऐसे कोई सेक्टर के अंदर। फिर गवर्नमेंट की अप्रूवल आपको रिक्वायर होगी। फिर जिस कंपनी के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस कंपनी का कंकरेंस आपको रिक्वायर्ड होगा, और इसमें भी आपको क्राइटेरियाज फॉलो करने हैं, जैसे प्राइसिंग गाइडलाइंस, इन्वेस्टमेंट लिमिट, सेक्टरल कैप, इन्वेंट्री एंट्री के रूट, गवर्नमेंट रूट होता है, ऑटोमेटिक रूट होता है। गवर्नमेंट की परमिशन के थ्रू हो वो गवर्नमेंट, और ऑटोमेटिक हो वो ऑटोमेटिक, मतलब परमिशन की नीड नहीं है। और फिर जो एफबीआई का वो रिक्लासिफिकेशन होगा टू एफडीआई, वो किसके अकॉर्डिंग होगा, तो फेमा रूल्स के अकॉर्डिंग, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल्स रेगुलेशन 2019। अभी इसका फायदा क्या होने वाला है, तो भाई इजी हो जाएगा थोड़ा क्लासिफिकेशन, इन्वेस्टमेंट इजी हो जाएगा, ज्यादा पैसे लोग यहाँ पे लेके आएंगे एक्सेट्रा। एफडीआई क्या होता है, तो किसी भी कंपनी के अंदर कोई भी पर्सन अब स्टेक अक्वायर करता है, मतलब एक हिस्सा उसका ले लेता है, तो वो एफडीआई कहलाया जाता है। वेदर इट इज इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट। ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है और नॉन डेप्ट होता है। नॉन डेप्ट मतलब ये कोई ऐसा तो नहीं है ना उसने मुझे उधार दिया है, डायरेक्टली इन्वेस्ट कर दिया है मेरे मेरे अंदर, तो ये डेट नहीं है। कौन से रूट के थ्रू हो सकता है ये, ऑटोमेटिक रूट एज वेल एज गवर्नमेंट रूट, मतलब जिसमें गवर्नमेंट की परमिशन है और उसमें नहीं है। डन है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, और आपको समझ एक्चुअली आया है तो अगेन लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें अच्छा लगे, दैट्स इट। बाकी कोई भी फायदा वायदा नहीं होता है, इसलिए ऐसा मैं बोल रहा हूँ, वो नहीं है कि ज्यादा व्यूज देख आते हैं ना तो अच्छा लगता है कि हाँ भाई लोग देख रहे हैं, दैट्स इट। फिर ना हम नीचे की न्यूज कवर करते हैं क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कुछ दम है नहीं, नीचे की कर लेते हैं। सुबानश्री रिसेंटली हमने बात की है कि सुबानश्री के ऊपर हम लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं 2000 मेगावाट का। ओके, सुबानश्री ये कौन से एरियाज में है, तो अरुणाचल असम बॉर्डर के ऊपर हम लगाएंगे। सुबानश्री रिवर को ही हम बात करें तो इसको गोल्ड रिवर के नाम से जाना जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे गोल्ड मिलता है, ठीक है, ऐसे ही गोल्ड रिवर के नाम पे जाना जाता है। ट्रांस हिमालयन रेंज के में ओरिजिन करती है, और ये माउंट पोरम यहाँ पे पड़ता है और तिब्बतन हिमालय का पार्ट है, ठीक है। ये एंटर करती है थ्रू मीरी हिल्स इन अरुणाचल प्रदेश, और ये लॉन्गेस्ट एज वेल एज नॉर्दर्न बैंक, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की। ओके, ब्रह्मपुत्र आपको पता है। एक और चीज यहाँ पे क्या याद रखनी है कि यहाँ पे मजूली आइलैंड पड़ता है, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, पर ऐसे याद रखना अच्छा नहीं है, ठीक है। हम मेरे नोट्स हैं, पुराना है थोड़ा, पर उससे देख लेते हैं। ये देख लीजिए, ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, उसकी ट्रिब्यूटरीज है, उसको हम देखेंगे। यहाँ से देखो, चेमयुंग युपदुम, यहाँ पे ग्लेशियर से वो निकलती है। फिर नामचा बरवा, ये जो माउंटेन आता है ये वाला, यहाँ से इंडिया में टर्न मारते हुए अंदर आती है,
और गोल पर बांग्लादेश के अंदर ये एंटर कर जाती है। और जब ये बांग्लादेश के अंदर जाती है तब इसको जमुना बोला जाता है, और जब गंगा के अंदर ये मिल जाती है तब उसको ये मेघना बोलते हैं। ओके, अभी हमें क्या क्या याद रखना है, इंडिया के अंदर क्या क्या है जो हमें याद रखने की जरूरत है। एक सेकंड, इसको हटाओ। सबसे पहले इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी देखते हैं। राइट बैंक मतलब जो रिवर के राइट में पड़ रही है। अगर ये रिवर ऐसी आ रही है तो इसका राइट हैंड ये हो जाएगा। तो कौन कौन सी पड़ती है, तो भाई एस एम के एस मतलब कि संकोश, मानस, कामेंग और सुबानश्री। और यहाँ पे हम कौन सी बात कर रहे हैं, सुबानश्री की ही बात कर रहे हैं। न्यूज में देख लीजिए, संकोश, मानस, कामेंग, सुबानश्री। और ये जो सुबानश्री है यहाँ पे ही पड़ता है। ये मैंने मजुली आइलैंड थोड़ा राइट हैंड साइड बना दिया है, पर ये एक्चुअली यहाँ पे पड़ता है, मजुली आइलैंड। ठीक है, रिवर आइलैंड है लार्जेस्ट इंडिया का, मजुली आइलैंड। यहाँ पे आपको दिख रहा है बना हुआ मजुली। ओके, फिर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हो जाएंगी, तो देखो ये भी इजी है याद रखना। डी, 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 के और एल। मतलब 3 बार डी लिख दीजिए और पहले डी के बीच में एल और आखिरी में के। क्या क्या हो जाएगा, फर्स्ट डी फॉर दिबांग, फिर लोहित, फिर दिहांग, फिर धनश्री एंड कालांग। ओके, दिहांग दिबांग आपको याद रह जाएगा। दिहांग दिबांग के बीच में लोहित पड़ती है, बस वो याद रखिए। और फिर धनश्री और कालांग। क्लियर है, डन है यहाँ पे। और ना एक चीज मेरे से गलती से छूट गई है, ये दिहांग दिबांग वो तो हो गया, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। यहाँ पे ना एक तिस्ता रिवर भी आती है, तिस्ता, तिस्ता रिवर। वो आप याद रख लेना, वो मैं ऐड करना यहाँ पे रह गया था, पर मुझे याद है ये जो शायद मैंने बनाया हुआ है ना ये लाइन, ये तिस्ता रिवर की ही लाइन है। दैट्स इट। क्लियर है, आपकी मैंने ब्रह्मपुत्र रिवर पूरी करवा दी है। ये उसका ओरिजिन है, ये इंडिया से कहाँ पे एंटर करती है वो है। इंडिया में एंटर करने के बाद बांग्लादेश में इसे क्या बोला जाता है, और उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है। और इस एरिया में जो हमारी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क पड़ते हैं, वो हमने 10-15 बार किए हुए हैं, तो वो भी आपको याद होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। हाँ चलिए अभी खत्म करते हैं इसको। हाँ चलो एक चीज बता दीजिए, तो तिस्ता रिवर है ना, वो एक हल्का सा आप चीज याद रखिए, थोड़ी सी फैसिनेटिंग है। तो उसका नाम तिस्ता क्यों है, क्योंकि एज पर पुराण ये माना जाता है कि ये ओरिजिनेट हुई थी फ्रॉम द ब्रेस्ट ऑफ पार्वती गॉडेस। दैट्स इट। बाकी ये कहाँ बहती है, तो जेमू ग्लेशियर से शुरू होती है, ब्रह्मपुत्रा तक बहती है। ठीक है, फिर जाने दीजिए, तिस्ता को नहीं करते हैं अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुभांश्री हो गया। अभी हम वापस अपनी बड़ी न्यूज पे आ जाते हैं, वो करते हैं। नीति आयोग के जो सीईओ हैं, उन्होंने रिसेंटली बोला है कि इंडिया को जो मेंबरशिप है RCEP और CPTPP, मतलब कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप और कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, इसको यूजुअली ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप ही बोला जाता है, आप कैसे भी याद रखिए। ये ना ज्वाइन ना करना एक लैक करता है इंडिया, क्योंकि कुछ ही ऐसी कंट्रीज हैं जो कि इसका पार्ट नहीं है, और इंडिया जैसी बड़ी कंट्री का पार्ट नहीं होना ये थोड़ा सा वो है, बट हमारे कंसर्न्स भी हैं यहाँ पे बहुत सारे। ठीक है चलिए, अभी देखो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं, ये RCEP और ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप क्या है भाई। तो RCEP के अंदर 10 एशियन मेंबर है, वो 10 के 10 आपको नाम मैंने याद करवा दिए हैं, 2-4 बार करवाए इनफैक्ट। तो इन कंट्रीज का ग्रुप है जो ट्रेड एग्रीमेंट्स की बात करता है। ठीक है, और इसके साथ हमारा ऑलरेडी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो साइन है, बट हमने ना पुल आउट कर लिया था इन 2019। क्यों किया था पुल आउट, क्योंकि हमें नुकसान हो रहा था। कैसे हो रहा था वो मैं समझाता हूँ, 2 सेकंड रुकिए आप। और फिर दूसरी जो बात चल रही है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, वहां पे भी अगेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है बिटवीन 11 नेशंस। ऑस्ट्रेलिया, ब्रूने, वही जो अपने पैसिफिक के नेशंस हैं, और कुछ कुछ मैक्सिको है, वियतनाम है, ऐसी कंट्रीज भी है, और हाँ कनाडा भी होता है इसके अंदर। ओके छोड़िए, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप और RCEP हम क्यों ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे हमारी दिक्कत क्या क्या है, कंसर्न्स। तो ये कंट्रीज के बीच में अगर हमारा एग्रीमेंट साइन हो जाता है, तो ये कंट्रीज कुछ कुछ चीजें बहुत ही सस्ती बनाती है, और वो सस्ती बनाएंगी फिर वो इंडिया के अंदर डंप करेंगी, और हमारे अगर यहाँ पे डंपिंग होती जाएगी, मतलब वो सस्ती चीजें आती जाएंगी, सस्ता इंपोर्ट हो जाएगा, तो हमारे यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, हमारे जो फार्मर्स हैं, उनका कितना नुकसान हो जाएगा। मेन बैरियर हमारा यही है। फिर दूसरे कंसर्न्स भी हैं कि उनके जो लेबर रूल्स होते हैं, इनको मैं हाईलाइट ही कर लेता हूँ रुकिए, कि भाई सबसे पहले चीप इंपोर्ट्स हमारे यहाँ पे आ जाते हैं।
फिर दूसरा, इनके जो लेबर रूल्स हैं वो भी हमारे एंटरप्राइजेस को दिक्कत देते हैं, और जो एनवायरमेंटल कंसर्न्स होते हैं, जैसे यही देख लीजिए, यहाँ पे नहीं है बट एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे यूरोपियन है तो यूरोप का है कार्बन बॉर्डर मैकेनिज्म, तो उससे हमें दिक्कत होता है, और वो यहाँ पे भी उसी के जैसे है कि कुछ एनवायरमेंटल नॉर्म्स है जिसको हम फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो हमारा ही नुकसान होगा अगेन। फिर जो इंडियन डेयरी के बिजनेसेस हैं वो भी इन्हें अपोज करते हैं कि भाई आरसीईपी अगर यहाँ पे आ जाता है तो हमें स्ट्रिक्ट कंपटीशन मिलेगा, जिससे हमारा सस्टेन करना और हार्ड हो जाएगा। ओके, तो ये एक मेजर्स हो गए, मतलब कि एक हमारा फैसेट हो गया कि हमें क्या क्या दिक्कतें होती हैं, बट फायदे भी हैं हमारे भाई। क्या फायदे हैं कि हमारा एमएसएमई सेक्टर कितना जो ग्रो कर रहा है, अगर इसको नई मार्केट मिल जाएगी एमएसएमई को, क्योंकि एमएसएमई इंडिया के 40% एक्सपोर्ट्स को कवर करता है। फिर आगे देखते हैं, तो ये इंटीग्रेट होंगे हमारे ग्लोबल सप्लाई चेन के थ्रू, क्योंकि ये जो आरसीईपी और ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है वो 70% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड में अपना कंस्टिट्यूट करते हैं। फिर हम चाइना प्लस वन जो स्ट्रेटेजीज चल रही है उसमें अपना एक और फुटप्रिंट अंदर घुसा सकते हैं। चाइना प्लस वन क्या है कि चाइना तो अच्छा है ही है, चाइना के अंदर इन्वेस्टमेंट करना फायदे में मिलता है, लेबर हमें इजी मिल जाता है, बट चाइना के जैसा प्लस वन में और क्या हो सकता है, तो इंडिया सबसे बड़ा चाइना प्लस वन है कि यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, जो चाइना के पास है वो सब हमारे पास है। फिर इंडिया की प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी भी बढ़ सकती है, और पॉलिटिकल एडवांटेज भी हमें मिल सकते हैं, जैसे कि ई कॉमर्स। ओके चलिए, तो ये सब आपको पता है, ठीक है। और यहाँ ये कौन से हिस्से में हमारा जाएगा, तो ये हमारा जाएगा GS 2 और 3 के अंदर, ठीक है। 2 के अंदर हमारा पार्टनरशिप में जाएगा और 3 के अंदर ट्रेड में अपना चला जाएगा। चलिए अभी आगे देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे देख लेते हैं, राइट हैंड साइड पे देखते हैं। चलिए, COP29 ये जो समिट हुई है यहाँ पे रिसेंटली पब्लिश हुआ है ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट और कार्बन बजट रिपोर्ट। देखो दोनों का मतलब क्या है, जो हमारा नॉर्मल बजट होता है उसमें हम क्या बात करते हैं कि कितना पैसा जरूरी होगा हमारे देश को सस्टेन करने के लिए, राइट, कि कैसे हम डेवलप कर पाएंगे। वैसे ही कार्बन बजट में हम बात करते हैं कि कितना हमें कार्बन रिमूव करना पड़ेगा या फिर कितना कार्बन की हमें हटाना पड़ेगा जिससे हमारी अर्थ सस्टेन कर पाएगी। दैट्स इट। देखिए यही लिखा है, द अमाउंट ऑफ CO2 इमिशन दैट विल रिजल्ट इन लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग एट गिवन लेवल। दैट्स इट। और हमारा टारगेट क्या है ग्लोबल वार्मिंग को कवर करने का, तो पेरिस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग 1.5 सेल्सियस ओवर प्री इंडस्ट्रियल लेवल। अगर देखो किसी को नहीं पता है ना, तो इन शॉर्ट ये बात क्या है, 2015 में ये साइन हुआ था, ये पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हमने साइन किया था, और तब हमने डिसाइड किया कि जो इंडस्ट्रियल टाइम था ना हमारा, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वाला टाइम, उस वक्त से पहले जितना भी टेम्परेचर रहा था वो टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं। जैसे समझ लीजिए कि उस वक्त समझिए कि टेम्परेचर था 35, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, मुझे पता नहीं है, तो उस वक्त जो भी टेम्परेचर था ना, उस टेम्परेचर को हम टारगेट में रखते हैं, और उससे हम 1.5 डिग्री ही बढ़ने देंगे। मतलब कि अभी के लिए हम 2030 तक कितना बढ़ने देंगे, तो ज्यादा से ज्यादा 36.5 तक बढ़ने देंगे। मतलब कि 1.5 हो गया ना, कि हमारा टारगेट यही है कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 सेल्सियस ही बढ़ने देना। दैट्स इट, डन है। तो यही हमारा पेरिस एग्रीमेंट का टारगेट है, और हर बार इसीलिए ये बताते ही हैं कि हमारा जो पेरिस एग्रीमेंट का टारगेट है 1.5 डिग्री बढ़ने देना, उसको कवर करना। ये मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था, मतलब शुरुआती फेज में, तब मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता था, यार ये बढ़ने देने वाला टारगेट क्या रखा है, बट फिर समझ गया था। चलो भाई, की फाइंडिंग्स क्या क्या है हमारी, तो ग्लोबली हम भाई कितना एमिशन अभी अभी कर रहे हैं, तो 37.4 बिलियन जितना हम अभी तक कर चुके हैं। सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स कौन कौन से, मतलब जो एमिशन करते जा रहे हैं, तो चाइना 31% जितना, यूएसए 13%, इंडिया 8% और यूरोपियन यूनियन 7%। ये चार रीजन मिलके ही 59% जितना ग्लोबल फॉसिल कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कर रहे हैं। ये बहुत ही हाई है। हालांकि इसमें देखने वाली बात क्या है पता है, अब यूएस की पॉपुलेशन देखिए और इंडिया की पॉपुलेशन देखिए, यूरोपियन यूनियन की देखिए और इंडिया की देख लीजिए। इसीलिए जो इंडिया का पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट है ना, वो बहुत कम है, कि हम इंडिविजुअली कम इमिशन करते हैं, कम्युलेटिवली हमारा बहुत बढ़ जाता है, वो अलग बात है। बट फिर भी आप सोचिए, चाइना 31 है, यूएसए 13 है, बहुत ही बड़ी बात है ये। ऑलमोस्ट दोनों मिला के ही 45% जितना कर रहे हैं, ठीक है। ग्लोबल इमिशन के जो लैंड यूज के चेंजेस है, उसमें जो डिफॉरेस्टेशन हमारा है वो कम हुआ है हल्का सा, 20% जितना।
प्रीवियस के कंपैरिजन में कम हुआ है। क्यों? क्योंकि हम रिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, नए फॉरेस्ट बनाते जा रहे हैं, और जो CO2 इमिशन है ओशन के थ्रू वो भी रिड्यूस हो गया। मतलब ओशन ना कुछ CO2 को हमेशा अपने अंदर सिक्वेस्ट करता रहता है, अपने अंदर अब्सॉर्ब करता रहता है, जबकि वो कम हुआ है बाई हाफ। लैंड और ओशन दोनों का बाई हाफ कम हो गया है। ओके, डन है, आप समझ गए हैं। अभी भाई मेन बात बोली है नीचे कि ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट क्या है, जो उसके साथ आया तो 2001 में आया था। इसका मेन मोटिव क्या है? तो ग्लोबल कार्बन एमिशंस को और उसके सिंक्स को मेजर करना और उसकी प्रोग्रेस को देखना। इसके अंदर 3 डोमिनेंट ग्रीन हाउस गैसेस को हम देखते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, फिर मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। ये कितने मेजर इंपॉर्टेंट है ये हमने पहले भी बात की हुई है, ठीक है। अभी देखो ये तीनों के तीनों जो गैस है ना, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि उसका मतलब क्या होता है कि CO2 जो है उसका इम्पैक्ट 1 समझ लीजिए, तो जो मीथेन है ना CH4 उसका इम्पैक्ट 21 होता है, जबकि नाइट्रस ऑक्साइड 310 होता है। और सेम उसका लाइफ स्पैन हम देख ले, मतलब एक बार ये एनवायरमेंट में आ गया तो कितने सालों तक रहेगा। तो CO2 50 से 200 साल तक रह सकता है, मीथेन 12 साल तक रह सकता है, और नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो 120 साल तक रह सकता है। और ये 3 मेन गैसेस है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस को सॉरी ग्लोबल वार्मिंग करते हुए, इसीलिए हम इसको ज्यादा फोकस में रखते हैं हमेशा। चलिए अभी नेक्स्ट न्यूज देखते हैं हम हमारी, कि जो हम बोल रहे हैं कि हमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को कम करना है और ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाना है, ताकि हमारी हेल्दी लॉन्गेविटी हो जाए, हम ज्यादा जी पाए, दैट्स इट, हेल्दी जी पाए। ओके, सबसे पहले देख लेते हैं हेल्दी लॉन्गेविटी क्या होती है। तो रिड्यूसिंग प्रिवेंटेबल डेथ्स एंड डिसेबिलिटीज, ताकि अक्रॉस द लाइफ हम मेंटेन कर पाए अपना फिजिकल, मेंटल एज वेल एज सोशल वेलबींग इनटू ओल्डर एज। इसमें भाई इम्पैक्ट क्या पड़ता है सबसे ज्यादा? तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का पड़ता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस मतलब ऐसे डिजीज जो कम्युनिकेट नहीं करते हैं, मतलब जो कि एक दूसरे, अगर किसी को हो जाए तो वो फैलेगा नहीं, ठीक है, इन्फेक्शियस नहीं है ये डायरेक्टली। इसको हम ना दूसरा क्रॉनिकल डिजीजेस भी बोलते हैं, क्रॉनिकल क्रॉनिकल डिजीजेस भी बोलते हैं। ओके, कौन कौन से हो सकते हैं? तो भाई हार्ट की बीमारी है, कोई डायबिटीज है, कैंसर है, ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है। कौन रिसेंटली हम डेटा देखें ना, तो राइज हुआ है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में और उनकी डेथ्स में। अराउंड 92 मिलियन डेथ होगी हमारी 2050 तक, जबकि अभी के लिए कितना है? तो 61 मिलियन है, ये भी बहुत ही हाई है। इंडिया की हम फाइंडिंग्स देखें तो भाई क्या फाइंडिंग्स हमें देखने को मिल रही है? तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की वजह से ऐसा होता है कि हम जो भी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं ना, उसमें 1.2 टू 4.2 फ्यूअर ईयर्स होते हैं, मतलब उतना हम कम पढ़ पाते हैं। फिर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ जाता है, बीमारी हुई तो पैसा तो जाएगा ही ना ज्यादा। फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी हमारी कम हो जाती है। मेजर रिकमेंडेशन हम क्या बोलते हैं? तो सबसे पहले लाइफ कोर्स अप्रोच रख लीजिए, फिर लेवरेज कीजिए आप फिजिकल टूल्स को, दोनों से आपको फायदा होगा। ये सब बेसिक बात है, आपको पता चलता है। अभी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होते हैं? तो इनको क्रॉनिकल डिजीज भी बोलते हैं। ये अनप्लान्ड हो सकते हैं, मतलब क्राइटेरियाज बोले हैं किस किस के थ्रू ये होते हैं। तो भाई लॉन्ग ड्यूरेशन आप लगातार ऐसे फोर्सेस से इंक्लूड है, जैसे कि अर्बनाइजेशन लगातार हो रही है, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल आपके अंदर आ जा रही है, और पॉपुलेशन जो हमारी बूढ़ी होती जा रही है, उससे ये सब से क्रॉनिकल डिजीजेस होते हैं। आप खुद सोचिए कि जो ग्लोबलाइजेशन हुआ उसकी वजह से आप मैकडोनल्ड से बर्गर और डोमिनोज के पिज्जा खाना शुरू कर दिए, और ये खा रहे हो तो क्या हो रहा है? बीमारियां आ रही हैं। इसी के लिए हमारा बढ़ता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे कौन से मेजर्स आए हैं? तो भाई नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस एंड स्ट्रोक, मतलब कि NPC-DCS, जो कि हमारा पार्ट है अंडर नेशनल हेल्थ मिशन, जो कि फोकस करता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को प्रिवेंट करने का। डन है, सारी की सारी बड़ी न्यूज हो गई है, राइट? यस, हो गई है। अभी हम देखते हैं शॉर्ट न्यूज को। शुभांश्री हमने देख लिया है, अभी है हमारा थोरियम। तो भाई डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने प्लान किया है 1 GeV पार्टिकल एक्सीलरेटर, जो कि कन्वर्ट करेगा इंडिया के अबंडेंट थोरियम रिजर्व्स को इनटू न्यूक्लियर फ्यूल। मेनली इसका फोकस क्या है? देखो जो थोरियम होता है ना, वो डायरेक्टली हम यूज करते हैं, मतलब कर सकते हैं। हमारा मैंने बहुत बार वो यूज किया अपना जो थ्री स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके अंदर। और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि थोरियम को कन्वर्ट कर देंगे यूरेनियम 233 के अंदर, और फिर उसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करेंगे, दैट्स इट। थोरियम के रिलेटेड हम बातचीत देख लेते हैं। तो थोरियम जो है वो पर यूनिट मास में, इन कंपैरिजन टू यूरेनियम,
ज़्यादा एनर्जी जनरेट करता है और ये फार मोर अबंडेंट भी है, मतलब ज़्यादा मिलता है हमें ये कंपैरिजन टू यूरेनियम, और ये लेस हार्मफुल है वेस्ट इन कंपैरिजन टू यूरेनियम। और ये मोनोजाइट जो होता है वो कंटेन करता है 10 टू 20% ऑफ थोरियम डाइऑक्साइड। तो अच्छी बात है, राइट। तो थोरियम का आपको सोर्स कौन मिल जाएगा, मोनाजाइट मिल जाएगा, कि जब आप उसको एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपको थोरियम मिल जाएगा। फिर है नैनो ट्रांसपोर्टर्स। डायरेक्टली आप यही याद रख लीजिए कि ये डिजाइन होते हैं टू डिलीवर एक्टिव कंपाउंड टू स्पेसिफिक टारगेट साइट इन सेल एंड टिश्यू इन कंट्रोल मैनर। फायदा क्या होगा, तो आपके जो टिश्यूज डैमेज होते हैं ड्रग डिलीवरी के थ्रू वो कम हो जाएंगे, आपको ज्यादा अच्छे से ड्रग डिलीवरी मिल जाएगी, मतलब कि आपको दवाई और अच्छे से मिल जाएगी, दैट्स इट। तो आपको याद क्या रखना है, जो नैनो ट्रांसपोर्टर है वो हेल्थ के साथ जुड़े हुए हैं और इसका मेन फोकस क्या है, ड्रग डिलीवरी इनसाइड सेल, ठीक है। और इसमें एक नाम है नैनो बर्ड फ्लावर, मतलब वही है उसका नाम है कि ये वो काम आता है हमें, दैट्स इट, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर ना ये बहुत ही अच्छी चीज है, GS4 में आप इसको यूज करोगे। कुटुंब प्रबोधन। अभी प्रबोधन क्या होता है, तो इनलाइनमेंट होता है ना, हम उसको बोलते हैं प्रबोधन। और यहाँ पे बात चल रही है कुटुंब प्रबोधन की, मतलब कि फैमिली इनलाइटनमेंट की बात चल रही है। ये इंडिया के कोर प्रिंसिपल है, इंडियन कल्चर फिलोसॉफी के। यहाँ पे हम बात क्या करते हैं कि भाई हमारी जो यंगर जनरेशन है उन्हें उनके अंदर इंस्टिल करना चाहिए वैल्यूज को, मतलब कि संस्कार को, ताकि वो उसके अंदर नॉलेज अच्छी आएगी, एक्सपीरियंस अच्छा आएगा, और जो फैमिली टाइज होंगी वो भी बढ़ेंगी। इन शॉर्ट ना हम इसी के थ्रू उनमें डालेंगे कि कोई हमें एक्सपीरियंस हो रहा है तो वो हम उन्हें सिखाएं कि देखो बेटा ऐसा होता है, या फिर हमारे पास नॉलेज है वो उनको दें, या फिर कोई फैमिली टाइज को हम स्ट्रेंथन करें ताकि उनके अंदर पता चले कि हाँ भाई हमें एक दूसरे के साथ प्यार से रहना चाहिए, अच्छे व्यवहार करना चाहिए। तो इससे आप कर सकते हो। फायदा क्या होगा, तो इससे राइटियस और मॉरल कंडक्ट जनरेट होगा उनके अंदर, और जिससे लार्जर फैमिली, मतलब कि वसुधैव कुटुंबकम की हमारी जो फिलोसॉफी है वो क्रिएट हो जाएगी। इससे देखो फायदा क्या होता है कि जो भी सोसाइटी होती है ना, वो होता है सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल का सम क्या होगा, सोसाइटी हो जाएगी। और सोसाइटी को आप सम करोगे तो कि भाई नेशन इज सम ऑफ ऑल द सोसाइटीज। उसका मतलब कि आप अगर इंडिविजुअल को अच्छा बनाते हो तो आपकी सोसाइटी अच्छी बनेगी, और सोसाइटी अच्छी बनेगी तो आपका इंडिविजुअल अच्छा बनेगा। ये ना आप GS4 में ऐसे डायग्राम आप इसको बना सकते हो, ये यूज कर सकते हो, ठीक है। कि भी इंडिविजुअल के अंदर आप एथिक्स डालिए तो सोसाइटी एथिकल बनेगी, और सोसाइटी एथिकल बनेगी तो इंडिविजुअल आपका एथिकल बनेगा। तो यही हो गया कि कुटुंब प्रबोधन आप अगर करते हो तो उसके इंडिविजुअल अच्छा बनेगा, फैमिली अच्छी बनेगी, और इसके थ्रू आपका पूरा का पूरा सोसाइटी अच्छी बनेगी और देश अच्छा बनेगा। रिसेंटली ये न्यूज में क्यों था, तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने इनके ऊपर एम्फेसिस किया कि सोसाइटी के अंदर कुटुंब प्रबोधन बहुत ही जरूरी है। ओके चलिए अभी आगे देखते हैं। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल हमने बनाई है, उसके रिलेटेड बातचीत है कि यह सक्सेसर होगी निर्भय क्रूज मिसाइल जो हमारी थी उसकी। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर जितनी है, और ये मोबाइल ग्राउंड लॉन्चर से भी लॉन्च हो सकती है और शिप के थ्रू भी लॉन्च हो सकती है, ठीक है। ये लॉन्ग डिस्टेंस स्ट्राइक कैरी कर सकती है, और ये मनूवर भी परफॉर्म कर सकती है वाइल फ्लाइंग एट हाई एल्टीट्यूड्स एंड स्पीड्स, ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। किसने बनाया था, तो DRDO ने कंडक्ट किया है, दैट्स इट। आगे पेन में लो। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। देखो नाम से ही पता चल रहा है ना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो इसका काम क्या है, फाइनेंस को रिपोर्ट करने का। फाइनेंस को रिपोर्ट कैसे हम कर पाओगे, या तो अकाउंटिंग कीजिए या फिर ऑडिटिंग कीजिए, तो यस यही इनका काम है। किस एक्ट के थ्रू ये बनी हुई है, तो कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू ये बनी हुई है। ऑब्जेक्टिव क्या है, कंटिन्यूसली इंप्रूव करना हमें क्वालिटी ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग इन इंडिया। इसका हेडक्वार्टर है इन न्यू दिल्ली। न्यूज में क्यों था, तो रिसेंटली इन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स को थोड़ा सा रिवाइज किया था, इसलिए न्यूज में था, दैट्स इट। फिर है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CISF। तो देखो आपको अगेन इसके भी नाम से पता चल रहा है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी की बात चल रही है, राइट। तो इसका मेन फोकस क्या होता है, ये एक फोर्स होती है, ठीक है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है, तो ये जो हमारे ऑलरेडी हमारी जो प्रॉपर्टी होती है या फिर एस्टेब्लिशमेंट होती है ना, उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। हमारी जो स्ट्रेटेजिक एस्टेब्लिशमेंट है जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, एटॉमिक एनर्जी, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। या फिर कोई प्रोटेक्टेड पर्सन है, रेप्यूटेड पर्सन है, उसको Z+, Z, X, Y ये सब सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। ये सब आपको पता है ना, Z+ सिक्योरिटी, Z सिक्योरिटी, ये सब दी जाती है। तो ये सब देते कौन है, ये CISF वाले देते हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। फोर्स, और जिसको कौन से एक्ट के थ्रू बनाया गया है, तो CISF एक्ट 1968। और ये न्यूज में क्यों था,
तो होम मिनिस्ट्री ने रिसेंटली अप्रूव किया था फर्स्ट ऑल वुमेन बटालियन ऑफ CISF। ये ना वन ऑफ द सेंट्रल आर्म फोर्सेस की आर्म है, और भी बहुत सारी सेंट्रल आर्म फोर्सेस होती है, जैसे कि एक होता है असम राइफल्स, मैं नीचे लिख देता हूँ, एक सेकंड ना, हाँ जी ये ठीक रहेगा। एक होता है हमारा असम राइफल्स। तो देखो CIFS हमने देख लिया है। असम राइफल होता है जो असम के एरियाज में हम टारगेट कर रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करना, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन को, तो असम राइफल करेंगे। फिर BSF जो इंडिया पाकिस्तान के और इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर है, इंडिया पाक और इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर को टारगेट करना है। फिर होता है CRPF, तो कोई भी हमारी काउंटर इंसर्जेंसी के ऑपरेशन करने हैं, इलेक्शन ड्यूटीज हमारे करनी है, उधर सब हम जगह पे CRPF को अडॉप्ट करते हैं। फिर होता है इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, यहाँ पे हम चाइना की बॉर्डर पे इसको कवर करते हैं। फिर है सशस्त्र सीमा बल SSB, इसको हम नेपाल की बॉर्डर पे रखते हैं, ठीक है। फिर होता है NSG काउंटर टेररिज्म, कोई भी ऑपरेशन करने हो तो हम NSG को बुलाएंगे। यहाँ पे मैं टेररिज्म लिख देता हूँ, ठीक है, इस एरियाज में। और CRPF में हम लिख देते हैं सिर्फ सिक्योरिटी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कि सिक्योरिटीज में काम आती है या फिर काउंटर इंसर्जेंसी में। इन शॉर्ट ना ये एक रिजर्व होता है कि कोई भी अगर सिक्योरिटी की जरूरत होगी तो इनको बुला लिया जाता है CRPF को। CIFS तो आपने देख लिया, राइट। ये सारी की सारी सेंट्रल आर्म फोर्सेस है जिसको हम बोलते हैं CAPF, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। टोटल कितने क्राइटेरियाज होंगे CFPF के, मतलब सॉरी कितने टाइप्स होंगे, तो 7 टाइप्स होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। CAPF की एग्जाम जो आती है ना, आप उसको क्रैक करोगे तो इसमें से कोई भी आप जा सकते हो, किसी में भी आपको मिल सकता है। चलिए अभी लास्ट न्यूज जो हमारी है, इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। देखो इंडिया की भाई टोटल एनर्जी कितनी है, मतलब कि एनर्जी रिक्वायरमेंट कितनी है, एनर्जी जनरेशन कितना है, तो हम 452 के आसपास एनर्जी जनरेशन है हमारा, और इतना हम यूज करते हैं। और इसमें से हमारा रिसेंटली रिन्यूएबल एनर्जी का डेटा हमारे पास सामने आया है, तो उसी को हम देख, किसने रिलीज किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने रिलीज किया है। तो भाई इंडिया की टोटल कैपेसिटी कितनी हो गई है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, तो 203 गीगावाट्स हो गई है। तो देखिए ऑलमोस्ट 50% हो गया है जो हमारा पंचामृत का टारगेट है वो। फिर नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी जो हमारी है वो कितनी हो गई है, तो 211 हो गई है। अभी आप बोलोगे टोटल और नॉन फॉसिल फ्यूल में दोनों में फर्क क्या है, तो यहाँ पे हम न्यूक्लियर को ऐड करते हैं और ऊपर में नहीं करते हैं, दैट्स इट। फिर सोलर कैपेसिटी की बात करें तो वो 92 गीगावाट हो गई है। विंड कैपेसिटी 47 गीगावाट हो गई है। अब दोनों को याद कैसे रख सकते हो, ऑलमोस्ट 100 ऑलमोस्ट 50 ऐसे याद रख लीजिए, आपका चल जाएगा। और हाइड्रो पावर की कैपेसिटी की बात करें तो हमारी 45 गीगावाट के आसपास हो गई है। प्रॉपर नंबर याद न रहे तो उसके आजू बाजू के नंबर याद रखिए, 5 और 0 के बीच में आपको याद रह जाएगा, ओके। और टोटल एनर्जी कैपेसिटी 542। सो दैट्स इट फॉर दिस टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा ताकि आपको पता चले आपका रिटेंशन पावर कितना है, और ये मेंस के क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। इतना सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद।